दोस्तों, जो सेशन चल रहा था बिहार पुलिस से डिस्कशन का, उस सेट को हम आगे बढ़ाते हुए और आज से कल 25 प्रश्नों का संग्रह हो चुका था। आज 26 प्रश्नों से लेकर के 50 प्रश्नों तक चलेंगे। प्रत्येक दिन 25-25 प्रश्न ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न वीडियो में नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। तो पहले पहले 25-25 प्रश्न को लेकर के चला जाएगा, बाद में फिर देखा जाएगा। अगर वीडियो लंबा होने लगेगा तो आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आज से 26 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम, और 26 प्रश्न नंबर में देखते हैं। कह रहा है कि आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंबर थे। ये 2024 के करंट क्वेश्चन है, और करंट क्वेश्चन का इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कोलकाता नाइटर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 26-27 में, आवारा मसीहा के जीवन काल पर आधारित रचना कौन सी है। आवारा मसीहा के जीवन काल पर, आवारा मसीहा किसके जीवन काल पर आधारित रचना है। तो यह जो आवारा मसीहा पुस्तक है, यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन काल पर आधारित यह जो है पुस्तक है। यह पुस्तक किनके जीवन काल पर आधारित है, तो यह प्रश्न शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन काल पर यह प्रश्न जो है आधारित है। यह प्रश्न जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन काल पर आधारित यह प्रश्न है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन काल पर आधारित है, लेकिन आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर जी आ जाएंगे। यानी आवारा मसीहा के लेखक कौन है, ये विष्णु प्रभाकर जी हैं। और किनके जीवन काल पर है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन काल पर। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या लेते हैं 28 में, और 28 से है कि अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 16 संबंधित है। तो अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 16 में जो किया गया है वह लोक नियोजन के अवसर पर समता का वर्णन किया गया है। तो लोक नियोजन के आधार पर यह समता के अधिकार को दर्शा रहा है। तो यहाँ से हम ले लेंगे यह बी ऑप्शन हमारा जो है, यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, समता के अधिकार। इसमें समता का अधिकार हमारा जो है वह सही आंसर हो जाएगा, समता का अधिकार। तो यहाँ से हम समता का अधिकार ले लेंगे कि समता का अधिकार जो है हमारा वह सही आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 29, और 29 प्रश्न संख्या में है कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। तो साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। साबुन का बुलबुला जो है यह पृष्ठ तनाव के कारण जो है यह गोल होता है। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। और यदि रंगीन पूछ देगा कि साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों होता है, तो यह व्यतिकरण के कारण जो है साबुन का बुलबुला रंगीन हो जाता है। बुलबुला से एक और प्रश्न आएगा कि बुलबुला जो है पानी के अंदर रहता है, तो उसके बुलबुला के अंदर का जो दाब होता है वह कैसा होता है। तो वह बाहर की अपेक्षा अंदर में जो है, पानी के अंदर में जो दाब है वह अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में है, प्रश्न संख्या अब 30 तक पहुंचते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या जो 30 है उसमें है, 30 में है कि कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में जो दिया है वह शारदा नदी, यही कोसी नदी की सहायक नदी जो है नहीं है। कोसी नदी की सहायक नदी कौन नहीं है, तो शारदा नहीं है। बाकी अरुण कोसी, सप्त कोसी और तमोर कोसी यह कोसी की सहायक नदी है। उसी तरीका से आगे इसमें थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं कि कोसी नदी का उद्गम अगर पूछ देगा तो यह गोसाईनाथ की चोटी नेपाल में है, और नेपाल एक अलग देश है जो भारत के उत्तर दिशा में पड़ता है। तो यह उद्गम स्थल वहीं से है, गोसाईनाथ की चोटी नेपाल से है। और गंगा में यह कोसी नदी गंगा में आकर के मिल जाती है। गंगा में किस जगह मिलती है, तो कुर्सेला के स्थान है जो कटिहार जिला में पड़ता है, बिहार में है। तो यह कुर्सेला कटिहार के बिहार में आकर के गंगा से मिल जाती है, गंगा में बाएं तरफ से आकर के मिल जाती है। इसे बिहार का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह बिहार के सुपौल में नेपाल से प्रवेश करती है। यानी नेपाल से जो है बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है, तो यह सुपौल जिला में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है
कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली लाया गया था। तो मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है वह आगरा से दिल्ली 1638 ईस्वी में लाया गया था। आगरा से दिल्ली कब लाया गया था? 1638 ईस्वी में लाया गया था। और यह किसके द्वारा लाया गया था? तो यहाँ पर हम शाहजहां को देख लेते हैं, किसके द्वारा लाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा लाया गया था। अब शाहजहां से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। शाहजहां के अगर जीवन काल की हम बात करें, शासन काल की अगर हम बात करेंगे तो यह 1627 से 1657 ईस्वी तक शासन किया था। शाहजहां मुमताज महल की याद में आगरा में एक ताजमहल बनवाते हैं। और ताजमहल की अगर डिजाइन की बात करेंगे कि उसकी डिजाइन यानी रूपरेखा कौन तैयार किया था, तो उसका रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। वही अगर निर्माणकर्ता की बात करेंगे तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला जो है शाहजहां था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसके शासन काल में बहुत सारे स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था। जैसे दिल्ली का लाल किला इसी ने बनवाया था, दीवाने आम बनवाया था, दीवाने आम और दीवाने खास, और दिल्ली का जामा मस्जिद तथा आगरा का मोती मस्जिद। इसके बाद ताजमहल लाहौर के किला में शीश महल का निर्माण इसी ने ही करवाया था। और अंततोगत्वा 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32 में। और 32 में है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाए थे वो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने ही पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से संबंधित थे। तो यह कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष जो थे यह दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न संख्या 33 में चलते हैं। और 33 में है कि लैंगिक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होती है? तो जो लैंगिक जनन है वह कोशिका विभाजन, कौन सी कोशिका विभाजन होती है? उससे पहले दो प्रश्न देख लेते हैं कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम कोशिका में बिरचाउ नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में देखा था। कोशिका विभाजन यानी कोशिका जब टूटती है, कोशिका किसके द्वारा टूटती है? तो कोशिका का एक अंग है जिसका नाम है सेंट्रोसोम, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और कोशिका विभाजन को किसने देखा था? तो बिरचाउ नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में देखा था। उसने ही देखा कि कोशिका जो है 3 प्रकार से विभाजन होती है। तो अध्ययन करने के बाद पाया कि 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होती है। पहला हो गया असूत्री, दूसरा हो गया समसूत्री और तीसरा हो गया अर्धसूत्री। तो यह जो असूत्री है यह कोशिका विभाजन छोटे जीव जैसे जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस सब में असूत्री विभाजन होता है। वही समसूत्री की अगर बात करें तो समसूत्री जब कोशिकाएं टूटती है तो इससे शरीर का निर्माण होता है। यानी जो हमारा शरीर है वह कायिक कोशिका से बना हुआ है। यानी कायिक कोशिका में कौन सी विभाजन होगी? तो समसूत्री विभाजन होगी। वही अगर अर्धसूत्री की बात करेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन में यह जनन कोशिकाओं में भाग लेती है अर्धसूत्री विभाजन, और इसी के द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है, बेटा होगा या बेटी। तो जनन कोशिका में कौन सी विभाजन होती है? तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा जनन कोशिका में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? यानी इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो यह हुआ था 1688 ईस्वी में। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। आगे है अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक है नरेंद्र सिंह कृपाणी। नरेंद्र सिंह जो कृपाणी है इन्होंने ही ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी। आगे है अगला प्रश्न है विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस दिवस जो मनाया जाता है वह 3 मई को मनाया जाता है, विश्व प्रेस दिवस। उसके बाद अगर बात करें तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। वही अगर 8 मई की बात करें तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। वही अगर 12 मई की बात करें तो विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। इस तरीका से हमारा 36 प्रश्न तक कंप्लीट होता है। आगे अब हम बढ़ते हैं 36 के बाद 36 के बाद 37 में बढ़ते हैं। और 37 प्रश्न संख्या में है
प्रश्न संख्या 37 में है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। यह उस समय का है, उस समय के करंट क्वेश्चन है। और उस समय के करंट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी उस समय थे 2024 की बात कर रहा है। तो उस समय अगर पटना उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो विनोद चंद्रन थे। इसमें विनोद चंद्रन जो है, विनोद चंद्रन जी की बात कर रहा है, विनोद चंद्रन जी की बात कर रहा है। वही अगर वर्तमान में हम अगर बात करेंगे कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, तो संजय करोल की बात आ जाएगी, संजय करोल जी की बात आ जाएगी। वही अगर हम एक बात करेंगे कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 38 में चलते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 38 कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो ये जो मनरेगा चलता है, यह जो है इसमें उपलब्ध जो रोजगार कराया जाता है वह 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध करा दिया जाता है। 100 दिनों के लिए उपलब्ध रोजगार करा दिया जाता है। जब मनरेगा शुरुआत हुआ था तो इसकी शुरुआत में नाम नरेगा था। 2006 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। तो शुरू में इसका नाम था नरेगा, बाद में महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। तो महात्मा गांधी जैसे ही जोड़ा गया 2009 ईस्वी में, तो 2009 ईस्वी में इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। महात्मा गांधी नरेगा नरेगा 2006 में था। 6 को उल्टा कर देंगे तो 9 बन जाएगा, यानी महात्मा गांधी हो जाएगा तो मनरेगा हो जाएगा। मनरेगा 2009 ईस्वी में नाम रख दिया गया। चलते हैं अगला प्रश्न 39 में। सुनील छेत्री का संबंध किससे है। तो सुनील छेत्री जो है यह किस खेल से संबंधित है। तो सुनील छेत्री जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो यह उस समय की बात कर रहा है कि एसबीआई के वर्तमान चेयर उस समय दिनेश खारा जी थे। तो दिनेश खारा पर हम ले लेते हैं कि दिनेश खारा जी हैं, दिनेश खारा जी को ले लेते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर एसबीआई के हम चेयरमैन की बात करेंगे तो ये हैं श्रीनिवासुलु शेट्टी। वर्तमान में कौन है, श्रीनिवासुलु शेट्टी जी हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 41 में और 41 में देख लेते हैं राज्यसभा के राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो यह जो राज्यसभा के राष्ट्रपति जी हैं यह 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वही जो है लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वही अगर बात करेंगे संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है, वही राज्यसभा की चर्चा जो है 80 में है और लोकसभा की चर्चा जो है 81 में है और राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है। शहरी जनसंख्या के प्रतिशत की बात कर रहा है तो यह जो है 31.16% जो है शहरी जनसंख्या है। 31.16 शहरी जनसंख्या है। वही इसमें से अगर घटाएंगे तो 68.84 ग्रामीण जनसंख्या बच जाएगी। 68.84 जो है ग्रामीण जनसंख्या बच जाएगी, तो वह ग्रामीण हो जाएगी और 31.16% शहरी जनसंख्या हो जाएगी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 43 में। कह रहे कि थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम जो है मोनाजाइट का अयस्क है, यानी मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 44 और 44 में है कि अंगूठा चूसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगूठा चूसना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह क्या है, तो इसमें है खुशामद करना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, खुशामद करना। आगे चलते हैं अब अगला प्रश्न में, यानी प्रश्न संख्या 45 में चलते हैं। 45 में देख लेते हैं। 45 में है, यहाँ से 45 प्रश्न संख्या को हम ले लेते हैं। अब 45 में प्रश्न संख्या दिखा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना थी वह लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की जो स्थापना है वह लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में ही किया गया है गदर पार्टी की स्थापना। तो इस तरीका से हम देख लेते हैं 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पड़ता है, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। आते हैं 46 में। 46 में कि सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। तो यह मिला है कालीबंगा से।
कालीबंगा से मिला हुआ है। और कालीबंगा कहाँ है, तो यह राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है और वहां से अस्थि पंजर भी प्राप्त हुआ है। अच्छा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। काली चूड़ी जो है जब टूट जाती है तो बीबी लाल हो जाती है और लाल होकर के थप्पड़ भी मार देती है। यानी उसके खोजकर्ता है, कालीबंगा के खोजकर्ता है बीबी लाल एवं बीके थप्पड़ 1953 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47 में पहुंचते हैं और 47 में है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है यह बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन ले लेंगे ए कि बिहार से होकर के कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। वही अगर बात करेंगे कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। उसका एक ट्रिक है कि मीरा मंत्री झाग छाप, मीरा मंत्री झाग छाप, यह एक ट्रिक है। इस ट्रिक पर बैठा लेंगे, मी से मिजोरम हो जाएगा, राज से राजस्थान हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा, मेरा मंत्री हो गया, झाग झा से झारखंड हो जाएगा, ग से गुजरात हो जाएगा, छाप छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो मेरा मंत्री झाग छाप ये 8 राज्य है, 8 राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो जब जब पेट का ताप बढ़ेगा तो चेहरा का सूरत बिगड़ जाएगा। यानी जब पेट का ताप बढ़ेगा यानी भूख लगेगा तो चेहरा का जो है सूरत बिगड़ जाएगा। ताप्ती नदी जो है सूरत में बहती है, यानी सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और अगर बात करेंगे कि काकड़ा पारा परियोजना और उकाई परियोजना यह ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है। तो बिहार में जो है लिंगानुपात वाला जिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुंगेर आ जाएगा। मुंगेर जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। प्रति 1000 पुरुष पर 876 महिलाएं हैं, यानी 1000 पुरुष पर 876 महिलाएं हैं। काफी कम लिंगानुपात है यहाँ का। अगला प्रश्न है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इस तरीका से यह जो है हमारा 50 प्रश्न तक आज कंप्लीट हुआ। और आगे का जो है 75 प्रश्न यानी कल भी 25 प्रश्न लेकर के हम आएंगे और उस तरीका से जो है हमारा कल भी 25 प्रश्न जो है क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीका से सेशन जो है प्रतिदिन चलते रहेगा। आज का सेशन पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।